गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th की बात कर रही हूँ मैं। 11th हिंदी मीडियम के जो बच्चे श्री श्याम ग्रुप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपके लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर आई हूँ और आपने अभी नया सब्जेक्ट चुना है जिसके अंदर एक मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी लगता है जिसकी हम बात करेंगे आज, और जिसके अंदर हिंदी मीडियम 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आई हूँ और अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास है 11th हिंदी मीडियम और सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 11th क्लास के जिन बच्चों ने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को चुना है अपने सब्जेक्ट के अंदर, चाहे बायोलॉजी के बच्चे हो चाहे मैथ के बच्चे हो, केमिस्ट्री दोनों के लिए कॉमन होती है और दोनों ही क्लास में लगती है। तो केमिस्ट्री की दो बुक लगती हैं, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन और दूसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बोला जाता है कार्बनिक रसायन। तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, या फिर हम बोलें तो किसकी शुरुआत कर रहे हैं, अकार्बनिक रसायन की, अकार्बनिक रसायन की। और अकार्बनिक रसायन का फर्स्ट चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ अवधारणाएं या कुछ मूल अवधारणाएं बोल सकते हैं, कुछ मूल अवधारणाएं भी बोल सकते हैं हम, और या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। अगर हम फर्स्ट चैप्टर को नहीं करते तो आगे हमें पूरी बुक में दिक्कत आती है। और इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर से संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम आज लेंगे और कल से एक नए चैप्टर इसी की शुरुआत भी करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि इस चैप्टर के अंदर हम 10th क्लास में फॉर्मूले कैसे बनाते हैं उसको पढ़कर आए हैं। उन फॉर्मूलों के आधार पर हम अणुभार कैसे निकालेंगे वो चीज़ यहाँ पर करेंगे जिसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो एलिमेंट पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, उन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या हैं और कुछ परमाणु क्रमांक की हम बात करेंगे। उनकी द्रव्यमान संख्या किससे शो करते हैं, उनके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको भी निकालना पड़ता है जो हमारे सेकंड चैप्टर में लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के आधार पर अणुभार कैसे निकालते हैं। और अणुभार जब निकालते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, द्रव्यमान संख्या की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अणुभार निकालना। तो अणुभार कैसे निकालेंगे या मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। और इस मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए हमें द्रव्यमान की जरूरत पड़ती है या द्रव्यमान संख्या की जरूरत पड़ती है। और द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हम किसी एलिमेंट की बात करें तो उसके अंदर प्रोटॉन नंबर दिया होता है और द्रव्यमान संख्या दी होती है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें 1H1, तो ये तो क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, और या फिर इसको बोला जा सकता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। और यही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है जब तक वो कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग ना करे, ग्रहण ना करे, तब तक इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यही होती है। और ये क्या होती है, ऊपर रखी हुई द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। हमें बोले कि CH4 का क्या निकालो, अणुभार निकालो। हमें बोले कि HCl का क्या निकालो, अणुभार निकालो। हम कैसे निकालेंगे,
जब तक हमें एलिमेंट का या तत्व का ही पता नहीं है तो सबसे पहले हम तत्वों की बात करते हैं, उन तत्वों के परमाणु क्रमांक की बात करते हैं, उनकी द्रव्यमान संख्या को याद करेंगे। उसके बाद ही हम कर सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या को हम कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन को कैसे निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन को। जैसे देखिए, 1 नंबर पर जो एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन, 2 नंबर पर जो होता है वो हीलियम होता है, 3 नंबर पर जो होता है वो लिथियम होता है, 4 नंबर पर बेरिलियम, 5 नंबर पर बोरोन, 6 नंबर पर कार्बन, 7 नंबर पर नाइट्रोजन और 8 नंबर पर ऑक्सीजन और 9 नंबर पर फ्लोरीन और 10 नंबर पर नियोन। ठीक है। फिर उसके बाद में 11 नंबर पर होता है सोडियम, 12 नंबर पर होता है मैग्नीशियम और 13 नंबर पर होता है एल्यूमिनियम, 14 नंबर पर होता है सिलिकॉन और 15 नंबर पर होता है फास्फोरस और 16 नंबर पर होता है सल्फर और 17 नंबर पर होता है क्लोरीन और 18 नंबर पर होता है आर्गन और 19 नंबर पर होता है पोटेशियम और 20 नंबर पर आता है कैल्शियम। हम लगभग क्या करें, कैल्शियम तक कर लेंगे तो लगभग काम चल जाएगा। इसके बाद का कोई आता है तो न्यूमेरिकल में द्रव्यमान संख्या पूछेंगे ना, तो उस क्वेश्चन के अंदर दी हुई मिलती है। फिर भी हम क्या करते हैं, 30 तक तो कर ही लेते हैं, 30 तक तो क्या कर ही लेते हैं। तो 21 नंबर पर स्कैंडियम, 22 नंबर पर टाइटेनियम और 23 नंबर पर वेनेडियम और 24 नंबर पर क्रोमियम। थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको, क्योंकि उधर अपने अणु बाहर निकालेंगे तो इसको देख के ही निकालेंगे। तो 21 नंबर पर स्कैंडियम, 22 नंबर पर टाइटेनियम और 23 नंबर पर वेनेडियम और 24 नंबर पर क्रोमियम, 25 नंबर पर Mn और 26 नंबर पर Fe और 27 नंबर पर कोबाल्ट और 28 नंबर पर निकिल और 29 नंबर पर कॉपर और 30 नंबर पर क्या होता है, जिंक होता है। ठीक है। इसके परमाणु क्रमांक को ऐसे नीचे शो किया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये होते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 और 30। ये होते हैं। तो ये तो क्या होते हैं, जैसे ये कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पे x और y ये दिया है, ये तो क्या हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया। फिलहाल इतना ही समझो। आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना तो बाद की बात है, जब हम सेकंड चैप्टर में जाते हैं वहाँ आएंगे। और ये क्या होती है, इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। इतनी बात आई समझ में। देखिए, इसका परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। इसकी तो बराबर होती है, इसकी 4, यानी कि कितनी होती है, दुगनी। ठीक है। इन तीनों की क्या होगी, दुगने से 1 ज़्यादा। क्या होगी, दुगने से 1 ज़्यादा, 1 ज़्यादा। ठीक है। तो देखो 3 और 3 दूनी 6 और 1 7, 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी 10 और 1 11। फिर इन तीनों की क्या होगी, दुगनी होगी। परमाणु क्रमांक से क्या होगी, दुगनी होगी। तो देखो 6 और 12, 7 और 14, 8 और 16। ठीक है। फिर उसके बाद में अब क्या करेंगे, एक की तो क्या होगी, दुगने से ज़्यादा, दुगने से 1 ज़्यादा, और 1 की क्या हो जाएगी, दुगनी। तो 9 दूनी 18 और 1 19 और इसकी दुगनी 20। फिर 11 दूनी 22 और 1 23
एक ज़्यादा और फिर इसकी दुगनी, तो 24। एक ज़्यादा तो 13, 13 दूनी 26 और 1 27। इसकी क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी? 28। इसकी दुगनी से एक ज़्यादा, ठीक है, तो 15 दूनी 30 और 31, और इसकी दुगनी 32। इसकी और इसकी अलग ही होती है, इसकी तो 35.5 होती है और इसकी 40 होती है, अलग ही होती है इन दोनों की। ठीक है, इसकी 19 दूनी 38 और 1 39, एक ज़्यादा होगी और इसकी दुगनी हो जाएगी 40। ठीक है, इसकी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, ये याद हो जाएगी। हाइड्रोजन की एक, हीलियम की दुगनी, फिर इन 3 की दुगने से एक ज़्यादा, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी 10 और 1 11। इन तीनों की दुगनी पाई जाएगी, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। दुगने से एक की ज़्यादा होगी, इसकी दुगनी हो जाएगी। फिर इसकी दुगने से एक ज़्यादा, 11 दूनी 22 और 1 23, इसकी दुगनी होगी। इसकी दुगने से एक ज़्यादा, तो 13 दूनी 26, 1 27, इसकी दुगनी होगी तो 28 हो जाएगी। इसकी दुगने से एक ज़्यादा, 15 दूनी 30 और 31, इसकी दुगनी हो जाएगी। इसकी और इसकी अलग ही होती है, क्लोरीन की 35.5 और आर्गन की 40। कैल्शियम की एक ज़्यादा और इसकी दुगनी, ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें इनकी याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ट्रिक है 3 4 5 4 5 4 5 3 5.5 और 5.5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 एलिमेंट के लिए हो गई। अब देखो ये ट्रिक है, पहले 3 4 5 4 5 4 5 3 5.5, 21 21 दूनी 42 42 और 3 45, 22 दूनी 44 44 और 4 48, 23 दूनी 26 23 दूनी 46 46 और 5 कितने हो जाएंगे भाई? 51। 46 और 5 51 ही होते हैं। 24 24 दूनी 48 48 और 4 52, 25 दूनी 50 50 और 5 55 है, 26 दूनी 52 52 और 4 56 है, 27 दूनी 54 54 और 5 59, 28 28 दूनी 56 56 और 3 59, 29 29 दूनी 58 58 और 5 63 63.5, और 60 60 और 5 65 65.5, इनकी 65.5 हो जाएगी। फिर बाकी ये कम ही पूछते हैं आपको, बाकी ये कम पूछते हैं, बाकी 20 तक आपको याद होनी चाहिए, तब भी आप अणु बार निकाल सकते हो। अब हमें क्या करना है? अणु बार निकालना है, हमारा टॉपिक यही था, क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो बनाने आ गए या अणु सूत्र तो बनाना आ गया, और अणु सूत्र के आधार पर क्या करेंगे? अणु बार निकालेंगे। और अणु बार अगर निकालना आ जाएगा तो मोल निकालेंगे, और मोल निकालना आ जाएगा तो मोलरता और मोललता दोनों आ जाएगी निकालनी। तो मोल और तुल्यांकी भार दोनों ही निकालने आने चाहिए, ये आएंगे तब भी हम आगे न्यूमेरिकल वगैरह कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना, तो ये करना जरूरी है। जैसे हमारे पास क्या है? HCl है, HCl का क्या करना है? अणु बार निकालना है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए द्रव्यमान संख्या कितनी है? 1, तो 1 प्लस में, और क्लोरीन के लिए द्रव्यमान संख्या कितनी निकाली है? 35.5, तो क्या हो जाएगी? 35.5 कितनी हो गई? 36.5। हमें क्या करनी है? H2O का अणु बार निकालना है। तो हाइड्रोजन के लिए 1 और 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगी, और ऑक्सीजन के लिए कितनी है? देखो ऑक्सीजन के लिए कितनी है? 16, तो कितनी हो जाएगी? 16 बराबर कितना आ गया? अणु बार 18। फिर हमें क्या करना है? NaOH का निकालना है, NaOH। अब देखो Na सोडियम, सोडियम की कितनी है? 23,
ऑक्सीजन की अभी हमने ऊपर लिखी है 16 और हाइड्रोजन की कितनी है 1, तो कितना हो गया 4 10 और 3 और 4 40। हमें क्या करना है H2SO4 की निकालनी है। हाइड्रोजन की 1 तो 2 की कितनी हो जाएगी 2 और सल्फर की 32 और एक ऑक्सीजन की 16 और 4 है तो 16 चौका 64 कितनी आ जाएगी 98। फिर उसके बाद में हमें CH4 की निकालनी है तो कार्बन के लिए 12, एक हाइड्रोजन के लिए 1 तो 4 के लिए 4 हो जाएगी कितनी आ जाएगी 16। तो इस तरीके से अपने को क्या करनी पड़ेगी निकालनी पड़ेगी। जैसे हमें क्या करना है KOH की निकालनी है, ठीक है। तो पोटेशियम की कितनी है देखो भाई, ये देखो पोटेशियम की कितनी है 39 प्लस ऑक्सीजन की 16 और प्लस 1 तो कितनी आ जाएगी 9 और 1 10 और 6 16 और 4 1 5 4 1 5, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से अणुभार निकाल सकते हैं। और जब हमें अणुभार निकालना आ जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं मोल्स निकाल सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देती हूँ, आप निकाल लेना। CaSO4 की कुछ एग्जाम्पल आपके लिए रखती हूँ। NaCl की निकालना, AlCl3 की और HF की निकालना और CO2 की LiOH की। ये एग्जाम्पल आप करके देखना। ये 5-6 एग्जाम्पल मैंने आपके लिए रखे हैं। करवाने को तो मैं यहाँ करवा सकती हूँ आपको, लेकिन आप करके देखना। इस तरीके से आप कर लोगे तो आप अणुभार निकालना सीख जाओगे। और जब आप अणुभार निकालना आ जाएगा तो हम मोल्स निकाल सकते हैं। और मोल्स निकालने आ जाएंगे तो इसी चैप्टर के अंदर टॉपिक लगता है मोललता और मोलरता, वो भी निकाल सकते हैं हम। तो इसके साथ ही आज की क्लास का तो यही समापन करते हैं। धन्यवाद। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद जी।